Good morning to everyone. Myself Vikram, PGT Accountancy from Surya School Kosli. आज की हम स्पेशल क्लास में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 पार्ट ए वॉल्यूम 1 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 पार्ट ए वॉल्यूम 2 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि भाई हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में दूसरा हमने बात की थी कि जो शेयर्स होते हैं उनको हम कैसे इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, जिसमें कैश कंसिडरेशन को डिस्कस किया था। कैश कंसिडरेशन को उसमें भी एट पार और एट प्रीमियम की एंट्री हमने देखी थी। और देयर आफ्टर हमने फिर अदर देन कैश कंसिडरेशन चेक किया था। अदर देन कैश कंसिडरेशन, और उसमें भी हम शेयर्स एट पार और प्रीमियम पर कैसे इशू करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री पास की जाएंगी, उसके बारे में देखी थी। कुछ हमने इलिस्ट्रेशंस डिस्कस कर ली थी, जैसे कि 8th 9th 10th 11th 12th, करीब करीब ये 12 तक इलिस्ट्रेशन देख ली थी। और होमवर्क में हमने आपको काम दिया था कि अदर देन कैश कंसिडरेशन के जितने भी क्वेश्चन है, अदर देन कैश कंसिडरेशन के दोनों चैप्टर से। कौन से दोनों चैप्टर से? चैप्टर नंबर 6 से एज वेल एज 7 से। इशू ऑफ डिवेंचर, मैंने कहा था सेम टॉपिक है, ये आपने करके देखने हैं। तो यहां तक का हमारा काम हो चुका था। तो आगे फर्दर ऑन हम अपना टॉपिक डिस्कस करें उससे पहले कुछ वेरी शॉर्ट आंसर हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इनको एक बार डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट अब तक आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए, और जितना टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उनके क्वेश्चन बेसिकली ये दिए गए हैं। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम टॉपिक डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 रिमेम्बरिंग बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चीजें याद करनी है केवल। कह रहा है टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए कंपनी बताइए। अब टू एसेंशियल फीचर ऑफ ए कंपनी की जब बात की जाएगी तो सीधी सी बात है कि कोई भी दो फीचर आप उठाकर बता दें। जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इनके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, लायबिलिटी कैसी होती है, वट एवर यू वांट टू से आप उसके बारे में बता सकते हैं। फिर कह रहा है टू एसेंशियल फीचर बताइए प्राइवेट कंपनी की। वेन एवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट कंपनी, तो इसका मतलब आपका किस कंपनी से होता है? पब्लिक कंपनी से। ध्यान रखिएगा, आप पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी की जो फीचर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहली फीचर होती है कि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि ये अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दूसरा, इनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, वो 200 तक डिफाइन होते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज मेंबर। यानी कि जो इसके एम्प्लॉय मेंबर हैं उनको छोड़कर, चाहे पास्ट में रहे हों चाहे प्रेजेंट में रहे हों, उनको छोड़कर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 तक हो सकते हैं। मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम इस प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। जबकि इसके अंदर मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा भी था, समझा भी था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए स्टेट टू एसेंशियल फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी। अब इसने स्पष्ट बोल दिया पब्लिक कंपनी के बारे में बताइए। तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब यहाँ पर 7 है, और नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मैक्सिमम नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है? देखिए जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में बटी हुई होती है। उन छोटी से छोटी इकाई को
स्मॉल टू स्मॉल जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन सच ₹10 और 100, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर। और ऐसी हर एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी कैन इशू। वो कौन कौन से दो प्रकार के शेयर हैं जो कंपनी इशू कर सकती है। तो उनमें हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की एंड इक्विटी शेयर की। ये दो प्रकार के शेयर जो कंपनी बेसिकली क्या करती है, इशू करती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड डिक्लेयरिंग और पेड टू द इक्विटी शेयर। यानी इक्विटी शेयर को कोई भी डिविडेंड देने से पहले सबसे पहले जो राइट दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है कि भाई आपको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, वो भी फिक्स रेट से मिलेगा। उसे हम क्या कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। दूसरा, कंपनी के समापन पर when the company is wound up they have a right to return of capital before the equity shareholders। यानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको उनकी कैपिटल वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। नाउ व्हाट आर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कौन से शेयर होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इक्विटी शेयर का जो नॉर्मल जर्नल नेम होता है, अनदर नेम होता है, वो क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर। कई बार ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी शेयर के नाम से पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी शेयर। तो ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। दोज विच आर पेड डिविडेंड्स ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट, जिनको हम डिविडेंड केवल तब देते हैं जब प्रॉफिट कुछ बचे। एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद। इन अदर वर्ड्स, देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स एंड व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप देयर कैपिटल इज आल्सो रिटर्न्ड ओनली व्हेन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न्ड इन फुल। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल यदि हमने फुल रिटर्न कर दिया और फिर पैसा बच जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर का कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। नॉर्मल तौर पे किसी कंपनी के लिक्विडेशन पर, किसी कंपनी के वाउंड अप पर हम कैसे का पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले पेमेंट किया जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। उसके बाद अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज जितनी भी होंगी उनको पेमेंट की जाएगी। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी यदि पैसा बच गया तो। और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। और इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, लिक्विडेशन अकाउंट। क्या अकाउंट बनाते हैं, लिक्विडेशन अकाउंट कंपनी के लिए। तो लिक्विडेशन अकाउंट की यहाँ प्रिपरेशन होती है। जैसे आप पार्टनरशिप में हमने सीखा था हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, वैसे कंपनी में लिक्विडेशन अकाउंट बनाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है। देखिए कॉमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित होना। यदि किसी साल में हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर पाए तो उनको हम नेक्स्ट ईयर पहले पिछले साल का डिविडेंड पेड करते हैं, और अगर पैसा बच जाए तो करंट ईयर का डिविडेंड दे देते हैं, और फिर पैसा बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो इस तरीके से यदि किसी साल डिविडेंड नहीं भी दे पाए तो उनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के लिए एक्यूमुलेट हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर पिछले साल का डिविडेंड मिलाकर पेड किया जाता है। उसे बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स the holder of which are entitled to recover the arrears or preference dividend before any dividend is paid on equity share. This means if in any year the profit of the company are insufficient to pay dividend on preference shares, then dividend keeps on accumulating until it is finally paid or fully पेड। उसे क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो नॉन कम्युलेटिव का मीनिंग आप लोग डिस्कस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नॉन कम्युलेटिव कौन से होते हैं, जिनमें यदि किसी साल हमने इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया ड्यू टू ऑफ लैकनेस ऑफ प्रॉफिट, तो नेक्स्ट ईयर हम उनको केवल अगले ही साल का डिविडेंड देंगे, पिछले साल के कोई डिविडेंड उनका एक्यूमुलेट नहीं होगा, उनके ऊपर वो किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं ले पाएंगे। उसे क्या बोला जाएगा, नॉन cumulative preference share. If no dividend is declared in any year due to any reason, such holders get nothing and nor can they claim unpaid dividend of any year in any subsequent year. किसी भी particular next year में वो पिछले किसी भी ईयर का डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या बोला जाता है, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मैंने आपको मतलब समझाया था कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देते हैं फिक्स रेट से, और बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे देते हैं, और उसके बाद भी यदि प्रॉफिट बच जाए, तो उन प्रॉफिट में जिनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है उसे क्या बोला जाता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. So such share, in addition to fixed preference dividend, carry a right to participate in surplus profit, if any, after dividend at a stipulated rate has been paid to equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद यदि प्रॉफिट बच जाए, तो उस प्रॉफिट में, बचे हुए प्रॉफिट में जिसको अधिकार है हिस्सा लेने का, तो उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. तो नेक्स्ट वन, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होंगे? ऐसे शेयर होल्डर जिनको इस प्रकार का कोई राइट हम प्रोवाइड नहीं करते. सच शेयर गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड डू नॉट कैरी एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट और इन एनी सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप. दोज आर नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सच शेयर आर दोज द कैपिटल ऑफ विच will be repaid by company within a stipulated period in accordance with the terms of issue. यानी कि जिनको कंपनी के इशू की टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करते हैं विद इन द कंपनी के जो टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी चल रही है उसी टाइम पीरियड के दौरान, तो उन्हें क्या बोला जाता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. दूसरा है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं? वो शेयर जिनका पैसा कंपनी, कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप, जिनका पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले नहीं दिया जा सकता, केवल और केवल इनको पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा, उसे बोलेंगे नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है? Holder of these share have a right to get their preferences share converted into equity share at their option according to the terms of issue. Those are known as convertible preference share. यानी ऐसे शेयर होल्डर जिनको हमने इशू के वक्त ये कह दिया था कि आप अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, जैसा भी हमने उसको समय दिया, और वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा ले इक्विटी शेयर में, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. और नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे? इनके अपोजिट, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको हमने कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया है कि वो अपने शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट करवा सकें इक्विटी शेयर में, उसे क्या बोला जाता है? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी? ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है? ऑथराइज्ड हो, रजिस्टर्ड हो या नॉमिनल कैपिटल, एक ही बात होती है. रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन MOA, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी गई है. दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. यानी अपने जीवन काल में इतने ही शेयर वो क्या कर सकती है? इशू कर सकती है. इससे कम, ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती. नेक्स्ट है, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक. इशूड कैपिटल का वह हिस्सा जो जनता ने खरीद लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, उसे क्या बोला जाता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल. देर आफ्टर, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल का क्या मतलब है? तो इट इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which has been called by company from shareholders. For example, if the directors call at rate of rupees 60 per share on 10,000 share of rupees 100 each, then 6 lakh will be called as called up कैपिटल. यानी जितना पैसा आपने मांग लिया उसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल मांगेंगे. यहाँ पर 100 में से 60 रुपए मांग लिए, तो 60 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल होगी, और मल्टीप्लाई करा देंगे जितने शेयर आपने इशू किए हैं उनके साथ, तो 6 लाख रुपए की आपकी क्या बन जाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पर बन जाएगी. देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय रिजर्व कैपिटल? देखिए, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? 2019 में CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है. क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट, ए कंपनी में
by a special resolution determine that a portion of its uncalled up capital shall not be called up except in the event of winding up of the company. In such a case, that portion of the subscribed capital becomes reserve capital. वो portion of capital क्या बन जाता है? reserve capital बन जाता है, and it is available only for creditors on winding up of the company. और ये पैसा बेसिकली किसके लिए अवेलेबल होता है? वेंडर्स के लिए, और सॉरी क्रेडिटर्स के लिए जिनको हमने वाइंडिंग अप पे पेमेंट करनी है। ठीक आगे, रिजर्व कैपिटल ए पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल, सीबीएसई 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो इट इज ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आप लिख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल में से ही कैपिटल हमारी अनकॉल्ड अप होती है और उसी में से हम ये पैसा रिजर्व रखते हैं। तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, जिसको कि हम कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, तो हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था, अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन पर शेयर्स को इशू करना। तो अदर देन कैश कंसिडरेशन पे जब हम शेयर इशू करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि भाई एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज इज इक्वल टू जो नेट वर्थ बनेगी, जो नेट वर्थ बनेगी यानी कि कैपिटल किसी भी पर्सन की जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन से। अगर परचेज कंसिडरेशन कम हो, परचेज कंसिडरेशन क्या हो? कम हो, और नेटवर्थ क्या हो? ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमें जो एक्स्ट्रा डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आया वो हमें एक प्रकार का प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट जो है कैपिटल नेचर का होता है, और इस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। तो एज पर सेक्शन 42 किस पर एप्लीकेबल हुआ है ये? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं उनके बारे में अगर पढ़ें, तो मैंने आपको बताया था कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को शेयर्स इशू करना क्या कहलाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। सीबीएसई 2019 में एक क्वेश्चन आया था, और इस जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे 2025 की बुक से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, private placement of shares means issue and allotment of shares to a selected group of person, selected group of person को शेयर देना, allot करना क्या कहलाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इन अदर वर्ड्स, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, shares are not offered to the public in general through the public issue, but offered to a selected group of persons such as promoter, friends, shareholders of group company, mutual fund company, non-resident of Indian and financial institution etc. इन सब को हम ये बेसिकली क्या करते हैं? इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि किसी भी पार्टनर, किसी भी मेंबर की, डायरेक्टर की, एम्प्लॉयज की यदि हमें गुडविल यूज करनी है, उसकी टेक्निकल स्किल यूज करनी है, और उसके बदले जो उनको पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा ना देकर हम स्वेट इक्विटी शेयर उनको क्या कर देते हैं? इशू कर देते हैं। वट और ये जनरली डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, और पैसे के बदले में भी, पैसे के बदले में ही इशू किए जाएंगे, लेकिन कभी कभी टेक्निकल स्किल्स के बदले में भी दे देते हैं, और ये डिस्काउंटेड प्राइस पर दिए जाते हैं। यानी कि ये एकमात्र ऐसे शेयर हैं जो डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अंडर विच सेक्शन इन स्वेट इक्विटी शेयर को हम इशू करते हैं, आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय ई सोप। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? ई शोप, या हमने कहा था आप इसको स्कीम के नाम से भी समझ सकते हैं, स्कीम के नाम से। व्हाट इज मीन्ड बाय स्कीम, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं, ये भी कई बार पूछ ले जाता है। सो ई सोप मीन्स ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी टू इट्स
employees and employees directors to subscribe the share of company at a price that is lower than market price, but it is not an obligation on the employees to subscribe for it. ये कोई obligation नहीं होता, it is only option, right है। वो चाहे तो ले सकते हैं इस राइट को और चाहे तो है छोड़ भी सकते हैं। जनरली ऐसा क्यों किया जाता है, ये ESOP क्यों दिए जाते हैं? टू रिटेन द टू रिटेन द क्वालिफाइड qualified, efficient and effective एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो बिजनेस को छोड़कर ना जाए। उनको रिटेन करने के लिए हम ये प्लानिंग, उनको ये प्लान ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। किसी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीलिमिनरी खर्चे किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्री का मतलब होता है पहले, पहले लिमिनरी, प्रिलिमिनरी, पहले जो खर्चे हमने कर दिए इनकॉर्पोरेशन से पहले, उसे क्या बोला जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमने इसमें देखना है शेयर्स इशू एट पार का क्या मतलब है। जब भी शेयर एट पार पे इशू किए जाएंगे तो इसका सिंपल मतलब होता है व्हेन एन एप्लीकेंट हैज टू पे सम ऑफ इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पार। मींस अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और एक आम जनता को, पब्लिक को हमने शेयर 100 रुपए में ही इशू कर दिया और वो 100 रुपए देने को तैयार भी हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? शेयर इशूड एट ए पार। और अगर वो 100 रुपए देने को तैयार हो गया तो ये कौन सी कैपिटल बन जाएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से इसको जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? हाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपीयर इन बैलेंस शीट। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था नोट में, दे आर नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दे आर रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू स्टेट, यू हैव टू टेल कि इनको हम रिटर्न ऑफ जो करते हैं वो किस में से करते हैं? प्राइमरीली किस में से करते हैं? अगर ये ना हो तो फिर हम इसको किस में से राइट ऑफ करते हैं? आपको ये दोनों नाम बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अपीयर्स इन बैलेंस शीट। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कैसे आता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जनरली बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी मेजर हेडिंग होती है, कौन सी? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, ये जो मेजर हेडिंग होती है इसमें एक सब हेडिंग होती है क्या? शेयर कैपिटल। एक और सब हेडिंग होती है क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इट इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर फंड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस इन शेयर होल्डर फंड। इट अपीयर्स ऑन इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि जिसके लिए कि मेजर हेडिंग क्या होती है हमारी? शेयर होल्डर फंड, इसमें दिखाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट टू पर्पजेज फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय ए कंपनी। कोई दो पर्पज बताने हैं जो जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, यू हैव टू ऑल्सो स्टेट अंडर सेक्शन व्हाट, किस सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम के पर्पजेज दिए गए हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आइए इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडर राइटिंग कमीशन अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। एक तो इसका ये पर्पज होता है। दूसरा, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। नाउ यहाँ अनदर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं? ऑल्सो स्टेट इन कमेंट बॉक्स, इसके बारे में भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि बोनस शेयर क्या होते हैं। ये वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको हम, शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं उनको देते हैं फुली पेड आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन होते क्या है, क्यों दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन।
ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सो शेयर्स आर टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर is more than number of shares offered or issued to the public for subscription. For example, in a case of company, मान लीजिए offered शेयर है 1 लाख शेयर to the public, but public applied for 1,50,000 शेयर, so it is called over subscribed share, over subscription. यहाँ पर जो 1,50,000 एप्लीकेशन आई, उसके बदले में हम 1 लाख शेयर्स तक ही अलॉट कर सकते हैं। अब अलॉटमेंट के मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए थे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको मैंने 4 केसेस में कन्वर्ट किए थे। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, जिसमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट आप कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख को 1 लाख शेयर दे सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि 1 लाख को 1 लाख देकर 50,000 को रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि 80,000 को 80,000 दे दें और बाकी बचे 70,000 को, बाकी बचे 20,000 दे दें। चौथा केस मैंने बताया था 50,000 को 50,000 दे दें और 80,000 को बाकी के 50,000 दे दें और बाकी जो रिमेनिंग शेयर बच गए उनको हम रिजेक्ट कर दें। तो ऐसे 4 कंडीशंस हमने बताई थी, वो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर? प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? तो व्हेन इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, जब इशू क्या हो जाए, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, कंपनी विल हैव टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, कंपनी को प्रोराटा बेसिस पर शेयर अलॉट करने पड़ते हैं। It means smaller number of shares are allotted to each applicant according to the number of shares applied by him. And for example, in case of a company has offered 1 lakh shares, कितने शेयर इशू किए हैं? 1 लाख शेयर इशू किए हैं to the public, but the public has applied for 2 lakh shares. Then prorata allotment will be made in proportion that is of 1:2. तो किस प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे? 1 शेयर जिन्होंने 2 मांगे हैं, जिन्होंने 2 मांगे हैं उनको हम 1 शेयर अलॉट कर देंगे। देखिए, जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट का रेशो लिखा जाएगा ना, तो रेशो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, अलॉटेड कितने शेयर आप अलॉट कर रहे हैं, अप्लाइड कितने शेयर अप्लाइड हुए हैं। जैसे यहाँ पर 1 लाख शेयर मैं अलॉट करूंगा, अप्लीकेशन 2 लाख की आई है, तो मैं प्रोडक्ट अलॉटमेंट क्या बोलूंगा कि 1 शेयर देना है जिसने कितने मांगे हैं, 2 मांगे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ आपको बताना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वेन एवर अ कंपनी इज गेटिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी के अकॉर्डिंग minimum subscription 90% होना चाहिए। minimum subscription is the amount which must be subscribed by the public according to the company act. Minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. If the condition not satisfied, the company shall forthwith refund the entire application amount जो उसने रिसीव किया है। नाउ हेयर इज द क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना है यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी रिसीव नहीं कर पाई तो क्या वो शेयर इशू कर सकती है? क्या वो शेयर इशू कर सकती है? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। दूसरा, कितने दिनों में, अगर मान लीजिए शेयर इशू नहीं कर पाएगी, अलॉट नहीं कर पाएगी, तो कितने दिनों में उसका पैसा हम रिफंड कर देंगे, कितने दिनों में उसका पैसा रिफंड कर देंगे। और तीसरा, अगर रिफंड उन दिनों से लेट हो जाए तो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा पीरियड हमने लिया रीपेमेंट करने के लिए, उस पर किस रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। व्हाट आर कॉल सिनेरियर, ये आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले थे कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉल सिनेरियर क्या होता है, कॉल सिनेरियर बैलेंस शीट में कहाँ आता है, कॉल सिनेरियर कॉल इन एडवांस क्या होता है, उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं। मीनिंग के तौर पे मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, अदरवाइज टॉपिक आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ये जो ब्लैंक पेज हमारे पास है। देखिए, जब भी एक कंपनी, कोई भी कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है VVN लिमिटेड, और ये कंपनी जब भी शेयर इशू करती है 10,000, 11,000, 1 लाख, जितने भी शेयर इशू किए, ऑफ रुपीज, मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर इसने इशू कर दिया और पैसा मांग लिया इस तरीके से, एप्लीकेशन पर 50 रुपए, अलॉटमेंट पर 30 रुपए, फाइनल कॉल पर 20 रुपए, ये ऐसे पैसा मांग लिया। और शेयर होल्डर है मिस्टर
ए, एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिसके पास 5,000 शेयर हैं आउट ऑफ 1 लाख, उसके पास 5,000 शेयर हैं। और जब उससे हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो वो देने से मना कर गया, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो देने से मना कर गया। तो जब इस तरीके से हमें किसी शेयर होल्डर से ऑन ड्यू डेट पैसा नहीं मिलता, तो उस अमाउंट को, यानी कि 5,000 पर 30 रुपए अलॉटमेंट के, मीन्स 1,50,000, और 20 रुपए फाइनल कॉल के, मीन्स 1,00,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो ये अमाउंट क्या कहलाएगी हमारी? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहलाएगी। और ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एरियर जो होता है उस पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। किस रेट से? एट द रेट 10% पर annum मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रेट है, इसे कम कर सकती है, ज्यादा चार्ज नहीं करेगी। ऐसे ही एक कंसेप्ट होता है कॉल्स इन एडवांस, ऐसे एक कंसेप्ट होता है कॉल्स इन एडवांस। जैसे इसमें किसी शेयर होल्डर ने हमें किसी कॉल का पैसा नहीं दिया, वैसे ही सपोज करिए, मान लीजिए बी एक शेयर होल्डर था, 2,000 का होल्डर था इस कंपनी का, जिसके पास, जिससे हमने क्या मांगा? एप्लीकेशन पैसा जब मांगा, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन पर ही दे दिया। तो जब इस तरीके से पैसा एडवांस मिलता है तो उस पैसे को बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। और इस पर कंपनी 12% पर annum की रेट से, मैक्सिमम रेट है ये, एट द मोस्ट बोल सकते हैं, रेट से इंटरेस्ट पेड करेगी, इंटरेस्ट पेड करेगी। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग? टेबल एफ के अकॉर्डिंग। इस पे भी टेबल एफ एप्लीकेबल होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है हमारे, जैसे एट व्हाट रेट कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट 2013। तो मैंने बता दिया कि 10% पर annum से ज्यादा का ब्याज नहीं ले सकती। ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज कैसे लिया जाएगा? 12% पर annum की रेट से ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश कंसिडरेशन का क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि अदर देन कैश में शेयर्स हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। एक तो इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, एक इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा था, मैं हिंट के तौर पे दे देता हूं, अंडर राइटर्स, अंडर राइटर से रिलेटेड था ये, अंडर राइटर से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि अंडर राइटर्स को शेयर हम अदर देन कैश कंसिडरेशन पे कब इशू करते हैं, व्हेन द शेयर्स आर टू बी इशूड टू द अंडर राइटर्स, व्हेन, कब कब इशू किए जाते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो फोर फीचर ऑफ शेयर का पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देते हैं। मिंट बाय सरेंडर वैल्यूज, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच मे बी अलाउड ऑन री इशू, अभी के लिए फोर फीचर वाले पोर्शन को हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऐसा जो हम कर चुके हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देके बताइए। सो समटाइम्स कंपनी इशू फुली पेड शेयर्स टू द वेंडर फ्रॉम whom it buys assets, such type of issue of share to the vendor is called issue of shares for other than cash consideration। ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है व्हाट इज the name give to part of capital of company which is called up only on winding up, जो केवल वाइंडिंग अप पे मंगाई जा सकती है। तो इस ऐसी कैपिटल को क्या नाम देंगे? तो ऐसी कैपिटल को नाम देंगे रिजर्व कैपिटल। क्या नाम देंगे? रिजर्व कैपिटल। आगे क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। आपको बताना है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कौन सी होती है। तो देखो बेटा, व्हेन द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड इज आल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर, इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। जैसे कि मैंने एग्जांपल देके कई बार बताया भी आपको कि एक शेयर की मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपए है, और कंपनी ने उसके ऊपर कॉल्ड अप वैल्यू रख दी पूरी 100 रुपए मांग लिए, और जनता ने उसके ऊपर मुझे पेड भी कर दिए 100 रुपए। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो आप एग्जांपल देके भी इसको क्लियर
कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, गिव वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। तो सिंपल सा डिफरेंस आप रखेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। ठीक है, इट कैन नॉट बी लेस देन इशूड कैपिटल। या फिर आप लिख सकते हैं कि वो कैपिटल जो MOA, जो कंपनी के मतलब मैक्सिमम कंपनी जो अपने जीवन काल में मंगवा सकती है, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। और उसका वह हिस्सा जो हमने आम जनता से मांग लिया है, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब सॉरी इशूड कैपिटल या ऑफर्ड कैपिटल। नेक्स्ट है इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में क्या अंतर है। देखिए कंपार्टमेंट में आया था ये क्वेश्चन, 2016 में कंपार्टमेंट में आया था बेटा। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे उनको बता देना, कंपार्टमेंट भी आ जाती है इसके अंदर, और कंपार्टमेंट आने पे टूटती नहीं है। फिर घूमते रहो पीछे पीछे सर के कि सर प्लीज कुछ इतना करवा दो कि हम पास हो जाएं। तो इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में क्या अंतर है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ए कंपनी विच इज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जबकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल होता है, जो जनता सब्सक्राइब्ड कर चुकी होती है। तो ये इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। फिर बाकी बाकी आगे डिफरेंस दिया है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या अंतर है। तो भाई पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल, एंड पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इट्स कॉल्ड पेड अप कैपिटल। जब मैंने इनके मीनिंग डिस्कस किए थे तो मैंने ऐसे ही बताया था कि ये उसका एक हिस्सा होता है, ये उसका एक हिस्सा होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गिव वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर होता है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल का। जबकि कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट होता है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। और एक मेजर डिफरेंस और भी होता है इनमें, बताइए वो मेजर डिफरेंस क्या है। रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में शो किया जाता है, शो इन बैलेंस शीट। और अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बैलेंस शीट में इसकी मेजर हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग किस में दिखाया जाता है। मेजर हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग किस में दिखाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कहते हैं कि भाई एक कंपनी इशू कर रही है एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और 9 रुपए में। तो पहले तो आप ये बात समझिए कि अगर इस तरीके से कोई इशू होता भी है तो उसको बोला जाता है इशू ऑन डिस्काउंट। लेकिन हमने सेक्शन 53 स्टडी किया था, उसमें ये पढ़ा था कि कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। सो नो अंडर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी 2013 कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट ए डिस्काउंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। आगे क्वेश्चन दिया है कैन सिक्योरिटी प्रीमियम बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट एज डिविडेंड। तो हमने बात की थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं किया जाता। इट इज नॉट टू बी यूटिलाइज्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट कैन ओनली बी यूज फॉर पर्पज लिस्टेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 52 में बताए गए पर्पज हैं उन्हीं के लिए केवल हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने बात की है, क्वेश्चन हमारे सामने है जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है कि बी यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल, गिव रीजन इन स्पॉट योर आंसर। तो हम सिंपली कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं हो सकता। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सॉरी उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, दोनों में क्या अंतर है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में क्या अंतर होता है कि भाई जितने शेयर आपने ऑफर किए हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, उससे कम आ जाए तो अंडर सब्सक्रिप्शन। पर ध्यान रखिए अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इट शुड नॉट बी लेस देन 90%। 90% से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर हो सकता है। एंड कैन बी लेस देन 100%, तो उसे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। कहता है
कि वो केसेस बताइए, स्टेट द स्टेप्स अदर देन रिजेक्टिंग एप्लीकेशंस दैट अ कंपनी कैन टेक इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं कि भाई मैंने आपको बताया था, हम या तो प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट्स के साथ, या फिर सम एप्लीकेशंस को फुल दे देते हैं और सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर देते हैं। तो चार केसेस मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने, चैप्टर पढ़ने से पहले भी आपको बताए थे, तो चारों केसेस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 किससे रिलेटेड है? कहता है इनवाइटेड एप्लीकेशन 10 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक। पब्लिक ने अप्लाइड किए हैं 8,55,000 शेयर। कैन द कंपनी प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, गिव द रीजन। अब सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन दिखाई दे भी तो सबसे पहले चेक करिए क्या ये 90% के इक्विवेलेंट है। 90% तो बनता है 9 लाख इक्विटी शेयर, और ये है लेस देन 90%, सो कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर, कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विच शुड बी 90% ऑफ शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन दैट इज 9 लाख इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कहता है डू यू थिंक कॉल्स इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल? भाई एक बात सिंपल सी समझिए, जो कॉल्स इन एडवांस होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। नो, आंसर आ गया नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, बिकॉज जो चीज आपको एडवांस में मिल गई तो वो किसका पार्ट बन जाता है, लाइबिलिटी का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन जाता है, लाइबिलिटी का। तो इट इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर करंट लाइबिलिटी, अंडर अदर करंट लाइबिलिटी सब हेडिंग। करंट लाइबिलिटी हो गई इसकी मेजर हेडिंग, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गई इसकी सब हेडिंग, सब हेडिंग। तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में, जबकि शेयर कैपिटल कहाँ दिखाई जाती है, अंडर मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड एंड सब हेडिंग शेयर कैपिटल। सब हेडिंग क्या होती है इसकी, शेयर कैपिटल। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि identify the purpose of utilizing the security premium that would maximize the return to shareholder। पर सिंपल सी बात है, अगर हमने शेयर होल्डर्स का रिटर्न मैक्सिमाइज करना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेरे बायबैक जो शेयर होते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन हम उस बायबैक ऑफ शेयर करने के लिए कर सकते हैं, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। तो आपको एक यूज बताना था, तो आप याद रखिए बायबैक ऑफ शेयर करने से शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, देखो बेटा, मार्केट में जो शेयर्स हमने आम लोगों को दे रखे हैं उन शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाय बैक कर रहे हैं। तो मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर घट जाएगा, वो उनका शेयर क्या हो जाएगा, कंपनी के अंदर घट जाएगा। और जो कुछ मेन शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास 51% की होल्डिंग होती है, उनकी वेल्थ क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। उनको हमें डिविडेंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनका शेयर घट जाएगा तो डिविडेंड नहीं देंगे, तो वो भी बचे हुए शेयर होल्डर को पैसा मिल जाएगा। तो इससे उनकी वेल्थ क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। चलिए कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को हम तब करेंगे जब शेयर फॉरफीचर का टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि शेयर फॉरफीचर का टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है हमारे, वहां पर जाकर डिस्कस होंगे। इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, ये भी छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ पर हमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करनी है। चलो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है। हम कोशिश करते हैं कि रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमें मिला, ये किसकी कैलकुलेशन हम लोग कर पाए। अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में है या एट पार के सब्सक्रिप्शन के केस में, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, आपको टॉपिक नहीं समझाया कैसे करने हैं, सिर्फ ये बताया कि इसका मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन है, जॉय लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, बैलेंस 10 का शेयर है, 4 और 3 7 मांगे जा चुके हैं, तो बैलेंस कितने बचे, 3 रुपए। तो 3 रुपए बैलेंस हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लिए। एप्लीकेशन कितनी आई है, 95,000,
चेक करिए कि 90% है या उससे ज्यादा है। 90% होता है इसका 90,000, तो इससे ज्यादा ही है लेकिन 100% से कम है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रिसीव्ड एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट। सोनम, कौन है? सोनम एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर। वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी and Gotham paid his entire amount due, including the amount due on first and final call। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसको एक पैराग्राफ के तौर से हटाकर एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कर देता हूं। यहां लिख देता हूं सोनम को, और यहां लिख देता हूं दूसरा पार्टनर कौन था? गौतम। दूसरा पार्टनर था, दूसरा होल्डर था गौतम, तो यहां लिख देता हूं गौतम। यहां लिख देता हूं एप्लीकेशन मनी, यहां लिख देता हूं अलॉटमेंट मनी, यहां लिख देता हूं कॉल्स मनी। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, अलॉटमेंट मनी है 4 की, कॉल्स मनी है 3 रुपए की। सोनम के बारे में क्या अफवाहें हैं कि 500 शेयर पर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, यानी एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी। एंड गौतम के बारे में क्या कहा गया है कि उसने इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट पेड कर दी, यानी कि उसने एप्लीकेशन तो दी होगी, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन तो सबसे मिली होगी हमें, लेकिन जब हमने उससे अलॉटमेंट मांगी तो उसने अलॉटमेंट तो दे ही दी, कॉल्स का पैसा भी कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट पर दे दिया। ठीक है, कॉल्स का पैसा भी कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। ये एडवांस पेड कर रहा है, इसका मतलब ये जो टॉपिक हो गया ये हो गया कॉल्स इन एडवांस का। और जो ये पैसा नहीं दे पा रहा है इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए कितना पैसा आपको अलॉटमेंट पे मिला। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, हमें कितना पैसा अलॉटमेंट में मिला अगर उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखिए टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मैं यहां लिख देता हूं, इतने इस पोर्शन में हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिएगा जरा। सबसे पहले लिखिए ड्यू टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर टोटल ड्यू कितना हुआ? देखिए शेयर कितने आए हैं? 95,000 के लिए अप्लाइड हुए हैं। अलॉटमेंट कितने की है? 4 की। तो 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4 लाख -20, 3,80,000 रुपए। 4 लाख -20 मतलब 3,80,000 रुपए, या मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3,80,000 रुपए हमारे बनेंगे। ठीक है, 4 रुपए के हिसाब से। अब इसमें जो पैसा नहीं मिला वो माइनस करिए। 500 शेयर होल्डर पर मुझे कितने रुपए नहीं मिले? 4 रुपए अलॉटमेंट के, तो इसको बोल देंगे कॉल सिनेरियर, यानी कि 2,000 रुपए मुझे नहीं मिले, इसको आप यहां से माइनस कर दीजिए। अब हमारे हमें मिले कितने? 3,78,000 रुपए, केवल और केवल ओनली ऑफ अलॉटमेंट, ओनली ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन इसने पूछा है कि व्हाट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितने मिले, यानी कि टोटल पैसे की बात कर रहा है, टोटल पैसे की बात कर रहा है। तो इसमें हम प्लस करके चलेंगे उस व्यक्ति के पैसे जो कि गौतम है और जिसके पास 750 शेयर हैं, और वो कह रहा है कि मेरे से मेरी जो कॉल का पैसा है वो भी आप अलॉटमेंट पर ही रिसीव कर लें। और अलॉटमेंट पे कितने मिल जाएंगे इससे? 3 0, 3 5 15, 7 21 और एक 2,250 रुपये हमें और मिल जाएंगे। तो टोटल अलॉटमेंट पे मुझे क्या मिल जाएगा? 3,78,000 प्लस 2, 3,80,000, 250 रुपए की मैं रिसीविंग कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करके चलता हूँ। जर्नल एंट्री कैसे होंगी वो भी बात करेंगे, फिलहाल आप समझिए कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 में ऐसा एक पूछा गया था, 1 मार्कर। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है बेटा ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्कर क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कहता है व्हाट अमाउंट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में देख लीजिए शेयर कितने अप्लाइड हुए हैं? 50, सॉरी इशूड कितने हुए हैं? 50,000। अप्लाइड कितने हुए हैं? 45,000। तो हम इसको कर पाएंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करिए फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा कितना बनता है। देखिए 3 और 2 5, 10 का शेयर है, तो बच्चे कितने? 5। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, जो 45,000 एप्लीकेशन आई हैं उन्हीं पर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग सकते थे। तो इस पर मांगेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25,000 यानी 2.5 लाख, माइनस में 25,000, 2,25,000, 2,25,000,
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतने रुपए में हमने क्या किए हैं, ड्यू किए हैं, ड्यू ऑन कॉल्स। जो कॉल्स का पैसा था वो ड्यू कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है पूजा टू हुम 500 शेयर्स पर allotted। पूजा एक होल्डर थी जिसको 500 शेयर अलॉट कर रखे थे। पेड एंटायर अमाउंट मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसने अपना सारा पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया। यानी कि 500 शेयर पर 5 रुपए, जिस पर 2500 रुपए बनते हैं, वो उसने कहाँ पेड कर दिए, अलॉटमेंट पर पेड कर दिए। ठीक है। वेयर एज कुंदन डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो इसने अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। 300 शेयर पर, 300 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी कितनी बनेगी इसकी, 5 के हिसाब से 1500 रुपए। यानी 1500 रुपए मुझे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मिल नहीं रहे, और 2500 में पहले मिल चुके, तो जाहिर सी बात है अब नहीं मिलेंगे, तो ये भी नहीं मिल रहे। ये कॉल्स इन एडवांस के पैसे थे जो मुझे अलॉटमेंट पे मिल चुके थे, तो कॉल्स पर अब नहीं मिलेंगे। ये कॉल्स इन एरियर ही है जो कि वो देने से मनाही कर रहा है। तो दो प्रकार से, यानी कि 2500 प्लस 1500, टोटल मिलाकर 4000 रुपए मुझे अब कॉल्स पर नहीं मिल रहे। और कॉल्स पर मिलने की दावा कितना किया था मैंने, 2,25,000 रुपए का मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर लेस कर देंगे। एक तो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट कितने रुपए, 2500 रुपए, ये हमें अब नहीं मिलेंगे। और एक लेस कर देंगे क्या, कॉल्स इन एरियर, जो कि नाउ नॉट रिसीविंग, अब नहीं मिल रहे हैं, तो इसको भी माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना मिल जाएगा, 2,21,000 रुपये हमें रिसीव हो जाएंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप इनमें से केवल वही क्वेश्चन करें जो आपको लगता है कि टॉपिक कवर हो चुका है। जैसे ये रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ कॉपी किए, इनको आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें टॉपिक डाला था कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 1 से 76 तक स्ट्रिक्टली जैसे हमने इलिस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं वैसे हैं, जिनमें से हम लोग 13 तक इलिस्ट्रेशन डिस्कस कर चुके थे। तो 13 तक के क्वेश्चन होप्सो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, कुछ एडिशनल में से भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने कहाँ से कर लिए होंगे, इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर से। तो ये 12-13 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर चुके थे इलिस्ट्रेशन में। यहाँ तक का टॉपिक था वो हमारा कंप्लीटेड था। आज मैंने आपको कॉल्स इन एरियर के बारे में बताया थोड़ा सा, इसके बारे में आप खुद से एक बार पढ़ेंगे। और एक मैंने आपको बताया कॉल्स इन एडवांस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और कल इस टॉपिक को विद जनरल एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पर जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। इस टॉपिक को भी कल डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं। दैट इज ऑल ओवर फॉर टुडे। ये केवल आज जो भी हमने पढ़ना था उसके लिए ये सारी बातें हमारी थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास को रोक देता हूँ।